हेलो एनिमे लवर्स दोस्तों, आज से मैं सोल लैंड एनिमे सीरीज का क्विक रिकैप शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि अब तक 16 सीजन्स आ चुके हैं और सभी सीजन्स को मिलाकर 258 एपिसोड्स बनते हैं, जिनको शुरू के 200 एपिसोड्स को मैं 10 वीडियोस में कवर करूंगा और इसके बाद के एपिसोड्स को हम एकदम ब्रीफ में देखेंगे। तो आज मैं सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स है। तो सीरीज की शुरुआत सफेद वस्त्र पहने टैंग सेक्ट एल्डर्स द्वारा नीले और सोने के कपड़ों में एक युवक का पीछा करने और उसे मारने की कोशिश करने के साथ होती है। इस लड़के का नाम तांग सैन है, जो कुशलता से सभी हमलों से बचता है। तांग सैन उन्हें एक तैरती हुई पहाड़ी चोटी की ओर ले जाता है, जिसमें जंजीरें उन्हें जोड़ती हैं, जिसे डेविल में क्राई कहा जाता है। टैंग सैन खाई के किनारे खड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे भागने का रास्ता नहीं है। वो उन्हें बताता है कि वह जानता है कि इनसेक्ट मार्शल आर्ट सीखना मना है और इसे सीखने वाले को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन उसने कभी भी इस तकनीक को किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है और वह सेक्ट के प्रति 100% वफादार है। फिर वह अपने द्वारा बनाए गए एक सोने के हथियार को बाहर निकालता है, जिसे बुद्ध का फ्योरी टैंग लोटस नाम से जाना जाता है। इसके बाद वह अपने कपड़ों को ये कहते हुए नष्ट कर देता है कि वह अपने शरीर के अलावा तांग कबीले से संबंधित कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसके बाद टैंग सैन लोट्स मास्टर को दे देता है और खाई में छलांग लगा देता है। मास्टर तांग दा उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तांग दा टैंग सैन द्वारा खुद की जान लेने से काफी दुखी होते हैं। जब अन्य एल्डर्स पूछते हैं कि वह एक गद्दार से परेशान क्यों है, तो वह उन्हें ये कहते हुए डांटता है कि क्या कोई गद्दार उनके सभी रहस्यों को सीखेगा ताकि उससे बने हथियार को सेक्ट को दे दे और फिर खुद को बलिदान कर दे, ताकि जो रहस्य उसने सीखा वो उसके साथ मर जाए। इधर टैंग सैन गिरते हुए कुछ दृश्य देखता है, जिसमें वह अपने जीवन की यादों के साथ एक बच्चे, एक पुरुष और एक महिला को लोगों के समूह से लड़ते हुए देखता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, जो कि टैंग सैन का दूसरा जन्म है और इस दुनिया में भी उसका नाम तांग सैन होता है और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती है। वो कहता है कि कैसे गिरने के बाद वो इस दुनिया में जागा। इस दुनिया का नाम डोलुओ महाद्वीप है। तांग सैन अपनी सभी यादों और ज्ञान का प्रयोग अपनी स्किल्स को विकसित करने में कर रहा है। वो अपनी इस दुनिया से प्राप्त स्किल्स को ट्रेन करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसे मार्शल सोल या स्पिरिट्स कहा जाता है, जिसे हर किसी को 6 साल की उम्र तक जगाना होता है। टैंग सैन पहाड़ से भागकर एक गाँव में जाता है, जिसका नाम स्पिरिट सेंट विलेज, जो एक शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर पैदा करने के लिए मशहूर था। गांव के चीफ जैक को अभी भी गर्व है और इसके बारे में डींग मारना पसंद है। तांग सैन गांव के बाहरी इलाके में एक बड़े घर में प्रवेश करता है और अपने पिता के लिए दोपहर का भोजन तैयार करता है, जो मेज पर अपना सिर रखकर सो रहा था। थोड़ी देर बाद जैक टैंग सैन को बुलाने आता है। टैंग सैन जैक और कुछ अन्य बच्चों के साथ जा रहा है। तांग सैन सोचता है कि अब वो ये पता लगा सकता है कि उसकी मार्शल सोल क्या है और उसे कैसे जगा सकता है। जब जैक रुकता है और 100 साल पहले एक संगमरमर के स्तंभ में स्पिरिट मास्टर द्वारा छोड़ी गई हाथ की छाप के बारे में बात करता है, तभी तांग सैन किसी को बहुत तेजी से आते हुए महसूस करता है। वो मास्टर सन यांटाओ होता है, जो कि बच्चों की सोल स्पिरिट्स को जगाने आया है। वो कई बच्चों की मार्शल सोल को जगाता है, लेकिन जब वो तांग सैन की मार्शल सोल को जगाता है तो उसकी सोल पावर ब्लू सिल्वर ग्रास होती है, जो कि सबसे कमजोर मार्शल सोल होती है। लेकिन तभी उसके दूसरे हाथ में हैमर बनता है, जिसे वो छुपा लेता है। इसके बाद सन टैंग की सोल पावर को चेक करता है, जो कि 10 लेवल की होती है और पूरी तरह से जागृत होती है। इसके बाद तांग सैन स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट रिंग्स के बारे में सीखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसे अपनी सोल पावर को लेवल 10 से आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिट रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जैक हाउ को टैंग सैन को नोर्डिंग अकेडमी भेजने के लिए मनाने जाते हैं। हाउ सैन को अकेडमी भेजने से मना कर देता है। तांग सैन अपने पिता को अपने दोनों मार्शल सोल्स ब्लू सिल्वर ग्रास और हैमर को दिखाता है, जबकि हाउ दोनों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। ब्लू सिल्वर ग्रास से उदास है, क्योंकि यह उसे किसी की याद दिलाता है, और हथौड़े से खुश होता है। हाउ सैन को धातु को हैमर से मारने का अधिक शक्तिशाली तरीका सिखाता है। हाउ 3 महीने बाद तांग सैन को अकादमी में जाने की अनुमति देने का फैसला करता है और जैक उसे नोर्डिंग सिटी ले जाता है। तांग सैन नोर्डिंग अकेडमी में प्रवेश करता है और ग्रैंड मास्टर से मिलता है, जो पता लगाता है कि सैन के पास 2 मार्शल सोल्स हैं। सैन ग्रैंड मास्टर के व्यापक ज्ञान से इम्प्रेस होता है और ग्रैंड मास्टर का शिष्य बनने का फैसला करता है। तांग सैन हॉस्टल 7 की लीडरशिप के लिए लड़ना बंद करता है और फिर गुलाबी रंग की एक लड़की से मिलता है, जो उसके बाद आती है। लड़की खुद को जियो वू के रूप में पेश करती है और हॉस्टल के नेतृत्व के लिए उससे लड़ती है। दरअसल ये इस हॉस्टल की परंपरा है
कि नए आने वाले छात्रों में जो सबसे ताकतवर होगा वो उनका लीडर बन जाएगा। तांग सैन हार जाता है और अब जियो वू उन सबकी लीडर है। सैन को पता चलता है कि अकेडमी में अमीर और गरीब छात्रों के बीच एक विभाजन है। ग्रैंड मास्टर तांग सैन को विभिन्न मार्शल सोल के प्रकारों जैसे बीस्ट और टूल के बारे में बताता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल की आत्मा कमजोर होती है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण देने में बहुत अधिक समय लगता है। यही कारण है कि डोलुओ कॉन्टिनेंट के पास ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट मास्टर नहीं है, लेकिन सैन के पास पूर्ण आत्मा की शक्ति है, इसलिए उसमें ये कमजोरी नहीं है। वो तांग सैन को ट्रेन करने के लिए उसे कल कहीं लेकर जाएंगे। आंगन के बाहर सैन वू को बताता है कि वो कल किसी काम से स्कूल के बाहर जा रहा है। तब वो कहती है कि उसे अपने दोनों काम करने होंगे। सैन कहता है कि जब वो वापस आएगा तो वह अपने दोनों कर्तव्यों का ध्यान रखेगा। तभी वो उस पर अटैक करके उससे लड़ने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि पिछली बार सैन उससे जानबूझकर हारा था। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें डांटने लगती है, लेकिन वो इतनी शरारती है कि वो टीचर को धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सैन ग्रैंड मास्टर के साथ एक गाड़ी में है और वो 5 अलग अलग प्रकार के स्पिरिट ब्रेस्ट की व्याख्या करना शुरू करते हैं। 10 साल व्हाइट रिंग, 100 साल येलो रिंग, 1000 साल पर्पल रिंग, 10,000 साल ब्लैक रिंग और 1,00,000 साल रेड रिंग। वो आगे बताते हैं कि स्पिरिट बीस्ट जितना पुराना होगा उसको उतनी ही ताकतवर क्षमता मिलेगी। ग्रैंड मास्टर तांग सैन से कहते हैं कि वो उसको 100 साल के स्पिरिट बीस्ट को खोजने के लिए स्पिरिट हंटिंग फॉरेस्ट जा रहे हैं। सैन पूछता है कि क्या स्पिरिट बीस्ट को समूहों में शिकार किया जा सकता है, और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हाँ, नोबल्स ऐसा करते हैं और यह पुराने लोगों के लिए आवश्यक है। फिर वो समझाते हैं कि केवल वो व्यक्ति जो बीस्ट को सीधे मारता है वो रिंग को अवशोषित कर सकता है, लेकिन बीस्ट की स्पिरिट रिंग बीस्ट की मृत्यु के बाद बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। वो ये भी कहते हैं कि स्पिरिट बीस्ट बहुत गर्व करते हैं, इसलिए वे एक इंसान को अपनी आत्मा को प्राप्त करने से बचाने के लिए वे स्वयं की आत्मा शक्ति को बैस्ट कर नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव है, लेकिन बीस्ट तब भी आपको मार सकता है जब आप रिंग को अवशोषित करते हैं। ग्रैंड मास्टर फिर तांग सैन को जेड स्टोन्स के साथ एक बैग देता है जिसका उपयोग वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि यह उनके पास 30 सालों से है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया। ग्रैंड मास्टर और तांग सैन फॉरेस्ट प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जहां बहुत से लोग शिकार दल बनाने के लिए दूसरों को भर्ती करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि कैसे एक संपूर्ण शिकार पार्टी में 5 कारक शामिल होते हैं। आपूर्ति के लिए फूड सिस्टम स्पिरिट मास्टर, स्थिति और आत्मा शक्ति बहाली के लिए एक हीलिंग सिस्टम स्पिरिट मास्टर, पुनर्जागरण के लिए एक एजिलिटी सिस्टम स्पिरिट मास्टर, रक्षा के लिए एक स्ट्रेंथ सिस्टम बैटल स्पिरिट मास्टर जिसे बीस्ट सोल भी कहा जाता है, और हमला करने के लिए एक अटैक सिस्टम बैटल स्पिरिट मास्टर। वो ये भी कहते हैं कि एक समूह को एक दिन में नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सदस्यों को एक दूसरे के साथ पूर्ण विश्वास होना चाहिए और आपको केवल उन लोगों के साथ एक समूह बनाना चाहिए जिन्हें आप अपनी पीठ दिखा सकते हैं। जंगल में जाने वाले भारी सुरक्षा वाले गेट पर पहुंचने पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि मार्शल हॉल द्वारा जारी वारंट के साथ केवल स्पिरिट मास्टर्स ही जंगल में प्रवेश कर सकते हैं और स्पिरिट बीस्ट का शिकार कर सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि एक वारंट प्राप्त करने के लिए आपको मार्शल हॉल की स्वीकृति की आवश्यकता है, कम से कम रिंग आवश्यकता के स्तर पर हो और 3 नोबल अप्रूवल हो। सैन को वारंट दिखाते हो वो बताते हैं कि प्रत्येक वारंट में 6 प्रतीक होते हैं और बैच पर जितने अधिक प्रतीक होते हैं उतना ही व्यक्ति मार्शल हॉल में सम्मान प्राप्त करता है। ग्रैंड मास्टर 6 प्रतीकों में से 2, एक तलवार और एक हथौड़े की तरफ पॉइंट करते हुए बताते हैं कि उसे जंगल में प्रवेश करने के लिए कम से कम उन 2 की आवश्यकता है। सैन पूछता है कि क्या टूल सोल्स को बीस्ट सोल से कम माना जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति की शक्ति उनकी साधना पर निर्भर है, न कि उनके सोल टाइप पर। जब वे द्वार पर पहरेदारों के पास जाते हैं, ग्रैंड मास्टर तब गार्ड को वारंट सौंपते हैं, जहां वे तुरंत गेट खोलते हैं। वे जंगल में प्रवेश करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद भेड़ियों के झुंड से घिर जाते हैं। तब तांग सैन ग्रैंड मास्टर के वेरिएंट टाइप सोल बीस्ट लुओ सान पाओ से मिलता है। वो इसे अपने बचाव के लिए बुलाते हैं, जहां यह एक हमले के रूप में विस्फोटक पाद का उपयोग करता है। थोड़ी देर बाद उनका सामना एक धतूरा सांप से होता है, जिसे तांग सैन हिडन वेपन्स का यूज करके मारता है। तांग सैन सांप की रिंग को अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग के रूप में अवशोषित कर लेता है। तांग सैन ग्रैंड मास्टर को ठीक करता है, जिसे धतूरा सांप ने उनके पैर में काट लिया था। वो ग्रैंड मास्टर को अपनी पहली रिंग एबिलिटी दिखाता है, जो कि लताओं को बनाने की है, जिनमें मामूली जहर की क्षमता है। अब तांग सैन और ग्रैंड मास्टर अकादमी में वापस आ जाते हैं,
जहां तांग सैन को वू और हॉस्टल 7 और अमीर बच्चों के बीच विवाद में खींच लिया जाता है। वे एक के बाद एक स्टाइल में लड़ रहे हैं। तांग सैन ने अपनी पहली रिंग एबिलिटी के साथ विरोधी पक्ष पर सभी को हरा दिया और वू ने खुलासा किया कि वह 12 के स्तर पर है और उसके पास भी सोल पावर है। तांग सैन स्पिरिट मास्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा के लिए स्थानीय स्पिरिट हॉल में जाता है, जहां अब वो स्पिरिट हॉल में स्पिरिट मास्टर के रूप में पंजीकृत है। मा शियू नुओ, रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज, इस बात से हैरान है कि ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ तांग सैन का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। वो तांग सैन को मार्शल हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे सैन ने ठुकरा देता है। नोडिंग स्पिरिट हॉल से निकलने के बाद तांग सैन शहर के स्थानीय लोहारों के पास स्कूल की फीस के पैसे के लिए काम करने की सोचता है। वो उन्हें अपने पिता द्वारा सिखाई गई डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंडहैमर टेक्निक दिखाकर उसे काम पर रखने के लिए मना लेता है। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर तांग सैन वू के साथ अपनी घर जाता है, लेकिन उनके पिता हाउ वहाँ नहीं हैं। उन्होंने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो कुछ अधूरा काम पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए जा रहे हैं। इधर ग्रैंड मास्टर के पास एक सरप्राइज विजिटर आता है जो कि हाउ है। वो उससे सैन की देखभाल करने के लिए कहता है। इधर तांग सैन वू की रक्षा करने की कसम खाता है। इसके बाद उसे एक स्लीव डार्ट हिडन वेपन देता है और उसे इसका उपयोग करने का तरीका सिखाता है। अब कहानी यहाँ से 5 साल आगे जाती है, जहाँ ग्रैंड मास्टर के अनुरोध पर तांग सैन और वू सुओतुओ सिटी में हैं, ताकि वे श्रेक अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए आवेदन कर सकें। दोनों एक लोकल होटल में एक कमरा लेने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी एक अभिमानी गोरा लड़का वहां आता है जो उन्हें कमरा लेने के लिए चुनौती देता है, क्योंकि उस होटल में केवल एक वही कमरा खाली बचा है। तांग सैन और लड़के की लड़ाई होती है, जिसमें वो लड़का हार जाता है। गोरा, जो खुद को दाई मोबाई के रूप में पेश करता है, सैन से प्रभावित होता है और भविष्य में कोई भी जरूरत पड़ने पर याद करने के लिए कहता है। जब वू और तांग कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कपल्स रूम है, जिससे वे चौंक जाते हैं। बाद में वे एक एंटीक स्टोर में जाते हैं, जहां तांग सैन को एक यूनिक हेयर क्रिस्टल मिलता है, लेकिन स्टोर का मालिक इसके लिए काफी ज्यादा कीमत मांगता है। स्टोर का मालिक तांग सैन की 24 मूनलाइट ब्रिज बेल्ट को पहचानता है और यह जानने पर कि तांग सैन ग्रैंड मास्टर का स्टूडेंट है, उसे कम कीमत पर क्रिस्टल लेने के लिए कहता है। सैन मालिक को पहले मांगी गई कीमत देता है। क्रिस्टल प्लेट क्रिस्टल गोल्ड निकलता है, जिसके बाल गोल्डन हेयर नीडल्स या ड्रैगन बियर्ड नीडल्स में बदल सकते हैं, जिसमें अविश्वसनीय पियर्सिंग पावर होती है। अगले दिन तांग सैन और वू भूरे बालों वाली लड़की के साथ श्रेक की पहली प्रवेश परीक्षा पास करते हैं और अगले टेस्ट के लिए एक खुशमिजाज मोबाई द्वारा फाटकों के माध्यम से ले जाया जाता है। रास्ते में मोबाई को किसी ऐसे व्यक्ति का आभास होता है जो उसके साथ स्पिरिट फ्यूजन का उपयोग कर सकता है। तांग सैन ऑस्कर से मिलता है, जो नए लोगों को सॉसेज बेचने की कोशिश कर रहा है। मोबाई उनके साथ शामिल होने के लिए एक काले बालों वाली लड़की को एस्कॉर्ट करता है। अन्य संभावित छात्र तांग सैन और वू पर आपत्ति जताते हैं कि वे 29th लेवल पर हैं। भूरे बालों वाली और काले बालों वाली लड़कियां साबित करती हैं कि वे क्रमशः 26 और 27 के स्तर पर हैं। चौथे टेस्ट के रास्ते में मोबाई बताता है कि कैसे श्रेक अकेडमी में अभी केवल 3 छात्र हैं, जिसमें वो स्वयं है, ऑस्कर है और एक अन्य छात्र है। इसके बाद वे चौथे परीक्षा प्रशिक्षक झाओ वूजी से मिलते हैं, जो आखिरी परीक्षा के लिए खुद उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। बच्चे झाओ का सामना करने की योजना बनाते हैं। अन्य 2 लड़कियों का परिचय कराया जाता है। झू झूकिंग, जो कि काले बालों वाली लड़की है, एजिलिटी अटैक सिस्टम हेल्थ सिवेट एबिलिटी का यूज करती है, और दूसरी लड़की निंग रोंगरोंग, जो कि भूरे बालों वाली लड़की है, सहायक सिस्टम टूल स्पिरिट के साथ 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पैगोडा का इस्तेमाल करती है। सभी बच्चे झाओ पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन पर हावी हो जाता है और तांग सैन को नाराज करते हुए वू को खदेड़ने में कामयाब हो जाता है। तांग सैन ने अपने साथियों की अनुमति से अकेले झाओ से लड़ने का फैसला किया। वो छिपे हुए हथियारों का उपयोग करके झाओ पर हमला करता है। झाओ 12 साल के बच्चे से हारना नहीं चाहता, इसलिए अपने ही नियम को तोड़ता है और अपने 4th रिंग की पावर का यूज करता है। तांग सैन और झाओ लड़ाई जारी रखते हैं। तांग सैन झाओ पर कुछ गोल्डन हेयर नीडल्स का उपयोग करते हुए उस पर अपने कुछ छिपे हुए हथियारों का उपयोग करता है। तांग सैन झाओ पर अपने हैमर का उपयोग करता है, जो उन दोनों को पीछे धकेल देता है, जिससे मैच रुक जाता है। ऑस्कर को बुलाया जाता है और झाओ कहते हैं कि वे पास हो गए। तांग सैन झाओ के शरीर पर से गोल्डन हेयर नीडल्स को निकालता है और फिर बेहोश हो जाता है। मोबाई और ऑस्कर नए बच्चों को उनके कमरों में ले जाते हैं। बाद में उस रात को झाओ को एक आवाज द्वारा जंगल में बुलाया जाता है, जहां उसका सामना हाउ से होता है, जो तांग सैन को अनावश्यक रूप से चोट पहुंचाने के लिए उस पर नाराज है। तभी फ्लेंडर आता है और हाउ के साथ बातचीत करके मामले को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन वह झाओ को इंसेंस्टाइन फाइट के लिए चुनौती देता है। हाओ झाओ को मारने की ओर बढ़ता है। झाओ की पिटाई के बाद हाओ वहां से चला जाता है। तांग सैन अगली सुबह उठता है और लड़ाई वाली जगह से अपने हिडन वेपन्स को इकट्ठा करता है। बाद में तांग सैन और वू एक गलतफहमी की वजह से उनकी लड़ाई एक लाल बालों वाले लड़के के साथ होती है जिसका नाम था मा होंगजुन, जिसके पास फीनिक्स सोल है। वू होंगजुन से लड़ती है जो आग के हमलों में माहिर है। मुबाई लड़ाई को रोकता है और तांग सैन और वू को होंगजुन के बारे में बताता है। 7 वर्तमान श्रेक छात्र तब टाउन प्लाजा में इकट्ठा होते हैं तो डीन फ्लेंडर से मिलवाए जाते हैं, जिन्हें तांग सैन और वू एंटीक स्टोर के मालिक के रूप में पहचानते हैं। फ्लेंडर ऑस्कर को 20 लैप दौड़ने का निर्देश देता है और फिर तांग सैन से ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछता है। अब सीन यहाँ से निंग सेक्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर निंग फैंगजी चेनशिन को कन्वेंस कर रहा है कि यह अच्छा है कि निंग रोंगरोंग जीवन का अनुभव प्राप्त कर रही है। इधर हर कोई प्लाजा में वापस इकट्ठा होता है जहाँ पर ऑस्कर झूठ बोलता है कि उसने 20 लैप्स कंप्लीट कर लिए हैं। फ्लैंडर इसे पकड़ लेता है और ऑस्कर को दंडित करता है। बाद में सभी ग्रेट स्पिरिट अरेना में मिलते हैं जहाँ पर उन्हें स्पिरिट फाइटर बैजर्स मिलते हैं। वो और सैन 2v2 मैच के लिए साइन अप करते हैं जहाँ पर उनकी टीम का नाम 3-5 कॉम्बिनेशन है, जिससे वो थोड़ी नाखुश है। वो का मैच सबसे पहले स्टार्ट होता है जहाँ वो दर्शकों को चौंकाते हुए एक दबंग आदमी को हराकर अपना मैच जीत लिया। अगला मैच तांग सैन बनाम जूकिंग है जहां तांग सैन जूकिंग को अपनी लताओं से बांधकर हराता है। इसके बाद 2v2 मैच आता है जहां तांग सैन और वू आयन ब्लड कॉम्बिनेशन का सामना करते हैं जिसमें तांग सैन घायल हो जाता है। ये देखकर वू काफी गुस्सा जाती है और उन पर काफी घातक हमला करती है, जिनको की तांग सैन उन पर हमला करके बचाता है और मैच जीत ले है। हर किसी के बाहर मिलने के बाद होंगजुन मुबाई के साथ क्लब जाना चाहता है, लेकिन भले ही मुबाई ने उसे मना कर दिया, लेकिन मुबाई अभी भी जुकिंग के साथ बातचीत शुरू करने की परेशानी में है। श्रेक गेट्स के बाहर मुबाई और रोंगरोंग के बीच बहस की शुरुआत होती है। तभी तांग सैन उन्हें रोकता है, जिसके बाद मुबाई वहां से चला जाता है। तांग सैन ने मुबाई से छुटकारा पाने में मदद के लिए रोंगरोंग की मांग को ठुकरा दिया और जब रोंगरोंग ने ऑस्कर से उसकी मदद करने के लिए कहा तो उसने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वह अपने अड़ियल रवैये के कारण कोई दोस्त नहीं बना पा रही है। अगली सुबह ऑस्कर सबको बताता है कि वो 30 के स्तर पर पहुंच गया है। फ्लैंडर ने घोषणा करता है कि वे अगले दिन ऑस्कर की स्पिरिट रिंग प्राप्त करने जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि उन्हें आज के लेसन के लिए सभी को ऑस्कर के सॉसेज खाने होंगे, जिससे सभी डर जाते हैं। रोंगरोंग सबसे पहले जाकर सॉसेज कहती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। अगले दिन जंगल में तांग सैन स्पिरिट बीस्ट को अंधाधुंध तरीके से नहीं मारने पर जोर देता है। वे बाद में एक फीनिक्स टेल क्रेस्ट सर्प का सामना करते हैं। झाओ को लगता है कि ऑस्कर की तीसरी रिंग के लिए एकदम सही है, वे उसको हरा देते हैं, लेकिन ठीक उसी समय जब ऑस्कर उसे मारने जाता है तो उन्हें तियानजियांग द्वारा रोक दिया जाता है। चाओ उन्हें बताती है कि उनकी पोती मेंग यिरन की 3rd रिंग के लिए इस सर्पेंट का शिकार किया जा रहा था। झाओ नोटिस करता है कि तियानजियांग का पति वहां नहीं है, इसलिए वो उन्हें दबाने की कोशिश करता है। तियानजियांग ने प्रस्ताव देती है कि ऑस्कर इसके लिए यिरन से लड़े। तभी पता चलता है कि ऑस्कर के पास फूड सिस्टम टाइप मार्शल सोल है और इसलिए वो लड़ नहीं सकता। तब तांग सैन लड़ाई में उसकी जगह लेता है। एक छोटी झड़प के बाद सैन और यिरन रॉ सोल वर से लड़ रहे हैं। तांग सैन अपनी मिस्टीरियस हेवनली स्किल्स का उपयोग कर यिरन को हरा देता है। इसके बाद ऑस्कर स्नेक बीस्ट को मारता है और 3rd रिंग प्राप्त करता है, जो 1 मिनट के लिए उड़ने की पावर देता है। तांग सैन भी 30th लेवल तक पहुंच जाता है और सबको उसके लिए 3rd लेवल की स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए कहता है। बाद में उनका सामना एक जायंट टाइटन एप से होता है। झाओ एप के साथ बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ह्यूमंस लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन एप हमला करता है। हर कोई उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वू को पकड़ लेता है। तांग सैन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे रह जाता है। तब वो ऑस्कर के मशरूम सॉसेज और रोंगरोंग की स्पीड बढ़ाने वाले डिवाइस की मदद से वू के पीछे जाता है। झाओ तब कहता है कि ऑस्कर अधिक मशरूम सॉसेज बनाए क्योंकि वे भी उनके पीछे जा रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि टाइटन एप वू को दोस्त है। वो उसे किसी के भी सामने ऐसे आने से मना करती है। इसके साथ ही अपने दोस्तों को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहती है। अब वो एप्स की मदद से 30th लेवल की कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। इधर तांग सैन टेंशन में वू को ढूंढ रहा है, लेकिन वह काफी ज्यादा घायल है। तभी उस पर मैन फेस्ड स्पाइडर बीस्ट हमला कर देता है। तांग सैन इससे लड़ता है और उसके
उसके हर हमले से बचता है। लेकिन तभी डेमन स्पाइडर तांग सैन को अपना जहरीला डंक मार देती है, जिसकी वजह से तांग सैन मरने लगता है और फिर वो खुद को टैंग सेक्ट में अपने पुराने शरीर में पाता है, जहां पता चलता है कि उसका शरीर मिल गया था और उसे पुनर्जीवित कर दिया गया था। हालांकि तांग सैन को डोलुओ कॉन्टिनेंट की अपनी लाइफ याद नहीं है। सेक्ट मास्टर तांग सैन से उसकी प्रतिभा को न देखने के लिए माफी मांगता है और अपनी गलती को सुधारने के लिए सेक्ट के नियमों में बदलाव कर दिए है ताकि दोबारा ऐसा किसी के भी साथ ना हो। एक इनर डिसाइपल से बात करते वक्त तांग सैन को डोलुओ कॉन्टिनेंट का अपनी लाइफ याद आ जाती है, जिसके बाद वो हेल्स पीक पे जाकर छलांग लगा देता है। जिसके बाद तांग सैन जंगल में डोलुओ महाद्वीप पर वापस उठता है। वो एक पेड़ में स्पाइडर वेब से बंधा हुआ है। फिर वह जालों को तोड़ने के लिए मिस्टीरियस हेवनली स्किल्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी मकड़ी उस पर हमला करने के लिए वापस चली आती है। वो हैमर मार्शल सोल और गॉडली जुगे क्रॉसबो का यूज करके उस मकड़ी को मारता है। कुछ ही समय बाद तियाना जियांग, येरान और मेंग शू वहाँ पर आते हैं, जिस पर येरन मेंग शू से शिकायत करती है कि एक बार फिर तांग सैन ने मेरे शिकार को मार डाला। मेंग शू तब कहता है कि तांग सैन के पास दो विकल्प हैं। पहला कि वो उनके कबीले में शामिल हो सकता है और स्पाइडर रिंग प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वो येरन को मुआवजे के रूप में एक हाथ काट कर दे। इसके साथ ही वो रिंग भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तांग सैन के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वो कहता है कि वो उनके कबीले में शामिल होगा, लेकिन एक शर्त पर, जब वे वू को बचाने में उसकी मदद करेंगे। वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो टाइटन जायंट एप है तो वे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि टाइटन जायंट एप एक एंशिएंट पीक लेवल सोल बीस्ट है जिसको हारना नामुमकिन है। तब तांग सैन कहता है कि चूंकि वे उसकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए वो उनके सेक्ट में शामिल नहीं होगा और अगर वे उसका हाथ चाहते हैं तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए उससे लड़ना होगा। तब मेंग शू अपने अटैक से तांग सैन को पीछे धकेलता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, वहां झाओ और बाकी लोग आ जाते हैं। झाओ शू को ग्रैंड मास्टर के बारे में बताता है, जिसके कारण शू को पीछे हटना पड़ता है। येरन तब खुद अपना बदला लेने का फैसला करती है और तांग सैन को थ्रोइंग नाइफ मैच की चुनौती देती है। तांग सैन उस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इसके बाद येरन को बोन पियर्सिंग नीडल्स देता है और उसे सिखाता है कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। इससे खुश होकर येरन उसके गाल पर किस करती है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली जाती है। जिसके बाद तांग सैन डेमन स्पाइडर की स्पिरिट को समन कर लेता है। इधर ग्रैंड मास्टर फ्लेंडर द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ते हैं। इसके बाद सीन हाउ की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक बड़े ब्लू सिल्वर ग्रास प्लांट छूते हैं। इसके बाद चट्टान के किनारे पे जाकर कहते हैं, मार्शल हॉल, मैं वापस आ गया हूँ। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।